नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का विषय है सेक्शन 200 ए और सेक्शन 201। सेक्शन 200 ए डील्स विथ प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस एंड सेक्शन 201 डील्स विथ कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे टीडीएस। ये दो सेक्शन को लेकर आज मैं डील करूंगा। ऑलमोस्ट जो टीडीएस का टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में टीडीएस के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें अब 234 ई बचा हुआ है, 206 ए बचा हुआ है। यही दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं। मुझे हार्डली एक क्लास या एक से दो क्लास हमें और लगेगा टीडीएस को कंप्लीट करने में। इसके बाद मैं टीसीएस में जाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेक्शन 200 ए प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस क्या होता है, मैंने इसके पहले बताया था आपको। जो टीडीएस, जो लोग डिपॉजिटर होते हैं, जो टीडीएस काटते हैं, उसकी क्या लायबिलिटी होती है। जब वो टीडीएस काटते हैं तो स्टैंड के अगेंस्ट उनको रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। 24Q में, 26Q में रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। और यदि नॉन रेसिडेंट है तो 27Q में रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चलान का स्टेटमेंट होते हैं जो आपका 26QB, QC और QD है। तो उस पर हम अभी नहीं जाते हैं। ये सारे के सारे डिटेल्स मेरे प्रीवियस वीडियो में दिए हुए हैं। सारे के लिंक मैं आई बल बटन में डाल दूंगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए दे दूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आइए अब देखते हैं कि 200A क्या करता है। तो मैंने क्या कहा था, जो कोई भी टीडीएस काटता है वो 24Q फॉर सैलरी एंड 26Q फॉर अदर देन सैलरी, उसका रिटर्न क्वार्टर रिटर्न सबमिट करता है। इसके ड्यू डेट क्या होते हैं वो सभी मैंने पिछले वीडियो में डील किया था। मैं उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। अभी क्या हो गया, जो रिटर्न आपने सबमिट किया, अब वो रिटर्न प्रोसेस होता है। जैसे ही रिटर्न सबमिट करते हो तो वो रिटर्न प्रोसेस होता है। क्वार्टरली रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर नेमली। देखिए कैसे प्रोसेस होता है। क्या होगा, आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट करते हैं, एनी अर्थमेटिकल एरर और एनी इनकरेक्ट क्लेम अपैरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। यदि कोई अर्थमेटिकल एरर है तो उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली, जो आपने टीडीएस रिटर्न सबमिट किए हैं, 24Q और 26Q सबमिट किए हैं, जो क्वार्टर रिटर्न आपने सबमिट किए हो, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेसिंग में करता है। और प्रोसेसिंग में करने पर जो सिस्टम निकालता है, जो आपका अर्थमेटिकल एरर है उसको निकालता है, और कोई एनी इनकरेक्ट क्लेम होता है उसको निकाल देता है। इनकरेक्ट क्लेम इन द सेंस, यदि गलत पैन नंबर दिया हुआ है उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि टीडीएस का रेट था 10%, आपने काट दिया 2%, तो ये उसके लिए हो सकता है। तो समझ में आया। मैं इसको एनी इनकरेक्ट क्लेम क्या होता है वो इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो जो भी आप रिटर्न सबमिट करते हो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है एंड टू फाइंड आउट एनी इनकरेक्ट क्लेम और एनी अर्थमेटिकल एरर। फिर क्या करता है, द इंटरेस्ट इफ एनी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट इफ एनी कंप्यूटेड, एक मिनट में इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। द इंटरेस्ट इफ एनी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम डिडक्टेबल एज कंप्यूटेड इन द क्वार्टरली रिटर्न। क्या होता है इंटरेस्ट, क्या होता है, जो आपको टीडीएस की सबमिट करने की लायबिलिटी कब होती है, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यदि आपने 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में जमा नहीं करते हो, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में यदि आप जमा नहीं करते हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेशन हो जाता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये आपका 201 का पार्ट है। 1% एंड 1.5% दो रेट होते हैं। वो दोनों ही मैं आज ही के वीडियो में डील करूंगा कुछ स्लाइड्स के बाद। बट क्या होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप यदि डिले से सबमिट करते हो रिटर्न तो, या फिर जो आपका जो डिले से आप रिटर्न सबमिट करते हो उसके लिए, या डिले से यदि टैक्स आप गवर्नमेंट गिल्ड में जमा करते हो, डिले से रिटर्न सबमिट करने के लिए 234E आता है। और डिले से जो आप जो पैसा आप गवर्नमेंट गिल्ड में जमा करते हो उसके लिए 201 आता है। उसको मैं आज ही डील करता हूँ। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज कर देता है, वो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देता है। सिस्टम देखता है कि कब जमा करना था, कितना दिन के बाद हुआ, सिस्टम ऑटो जनरेट करके वो आपको दे देगा। नेक्स्ट देखिए, द फी इफ एनी शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 234E।
234E में आपका दिया हुआ है रिटर्न यदि आप डिले सबमिट करते हो तो उसका क्या रेट होता है, 200 रुपीज पर डे के हिसाब से डिले इन सबमिशन ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बताया था कि 24Q और 26Q रिटर्न सबमिट करने का लास्ट डेट क्या कब होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डील किया था, इसलिए मैं इसको आज अभी डील नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? तो जो भी आपका फी होगा वो फी भी ऐड हो जाएगा। तो देखो आपने जो रिटर्न सबमिट किया था, सिस्टम क्या करता है, उसमें से अर्थमेटिकल एरर निकालता है, उसमें से इनकरेक्ट क्लेम निकालता है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ऐड करता है, जो इंटरेस्ट आपका डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो आपने डिले किया उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट निकालता है, उसके ऊपर आपका फी निकालता है, जो आपका टीडीएस रिटर्न सबमिट करने में लेट हुआ था उसका जो फी होगा 234E में, 234E को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। तो 234E के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, जो फी होगा, उसको ऐड करता है। इसके बाद क्या क्या करता है, अब क्या हो गया, द सम पेएबल और रिफंड ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बी एंड सी। अब बी और सी का एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होता है, देखिए तुम जो आपका कितना रुपया इंटरेस्ट था और कितना रुपया फी था, इसको एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, आइदर कुछ पेएबल आएगा या कुछ रिफंडेबल आएगा। आपका इंटरेस्ट और फी मिला के पे करना था 5000, आपने पे कर दिया 8000, तो क्या होगा 3000 आपका रिफंडेबल होगा। पे करना था 5000, आपने पे कर दिया 4000, तो क्या होगा, वो डिमांड जनरेट हो जाएगा, तो सम पेएबल आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद क्या होगा कि क्या आपका सम पेएबल होगा या फिर रिफंडेबल होगा। फिर क्या करते हो, ये जो इंटीमेशन है सम पेएबल और रिफंडेबल का, ये इंटीमेशन सेंड कर दिया जाता है किसके पास में, जो टीडीएस जो रिटर्न सबमिट करा है डायरेक्टर के पास में भेज दिया जाता है, ये इंटीमेशन सेंड होता है। ये 200A जो है वो इंटीमेशन को लेकर बोला गया है कि टीडीएस का इंटीमेशन, ये इंटीमेशन भेज दिया जाता है। आगे देखिए, यदि आपका रिफंड आता है तो रिफंड आपको दे दिया जाता है डायरेक्टर को, रिफंड दे दिया जाता है डायरेक्टर को। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए ABCDEF। क्या पहला क्या था, पहले आपका एडजस्टमेंट करता है फॉर अर्थमेटिकल एरर और इनकरेक्ट क्लेम। सेकंड क्या करता है, जो इंटरेस्ट को ऐड करता है फॉर डिले इन पेमेंट टू द गवर्नमेंट। थर्ड क्या करता है, डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो 234E का फी होता है वो ऐड करता है। अब क्या होता है, अब टोटल कैलकुलेट करता है जितना आपका पेएबल होगा या रिफंडेबल होगा। यदि आपका रिफंडेबल है तो ऑटोमेटिक आपको रिफंड कर देगा, यदि आपको पेएबल होगा तो इंटीमेशन इशू कर देगा। इज इट क्लियर? No intimation shall be sent after the expiry of 1 year from the end of the financial year in which quarterly return is filed. No intimation shall be sent after the expiry of 1 year from the end of financial year. ये जो intimation है ये आपको 1 year के अंदर में ही आएगा, उसके बाद के intimation में, उसके बाद इसका intimation issue नहीं होता। Within 1 year from the end of the financial year in which quarterly return is filed. जिस साल सपोज करो जून जुलाई का है, जो क्वार्टर रिटर्न सबमिट होता है अप्रैल मई जून का 31 जुलाई तक सबमिट करना पड़ता है, तो इसका जो क्या होगा, एक साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो जिस साल आपने फाइल किया था उस साल को कंप्लीट होने के बाद एक साल और। समझ में आया? आप नो इंटीमेशन शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच क्वार्टरली रिटर्न इज फाइल्ड। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। बट क्या होता है, अब किसी ने यदि गलत टैक्स काट लिया या फिर किसी ने नहीं दिखाया, ये उसके लिए नहीं होता, जो रिटर्न दिखाया गया उसके लिए होता है, जो नहीं दिखाया गया उसके 201 में हम लोग डील करते हैं। आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इनकरेक्ट क्लेम क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हम लोग जो इनकरेक्ट क्लेम क्या होता है और जो इंटीमेशन होते हैं उस इंटीमेशन से क्या क्या हो सकता है। देखिए अभी मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अपरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन। मैंने क्या कहा था, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, शैल मीन अ क्लेम ऑन व्हिच, हाइलाइटर में लाने दीजिए, हाँ, शैल मीन अ क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द क्वार्टर रिटर्न। क्या होता है, देखिए, ऑफ एन अमाउंट व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद अनदर एंट्री ऑफ द सेम और सम अदर आइटम्स इन द क्वार्टरली रिटर्न। पहला ये हो गया, जो इनकंसिस्टेंट आइटम है वो आ जाएंगे, और इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ टीडीएस where such rate is not in accordance with the provision of the act। जहां पर रेट टीडीएस के हिसाब से, जो एज पर एक्ट के हिसाब से नहीं है, एक्ट में बोला गया 10%, आप काट रहे हो 1%, तो इस केस में जो भी आपका आएगा ये 200A के अंदर में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा, जो इंटीमेशन जनरेट होता है उसके क्या होते हैं। नॉर्मली से देखिए, जो इंटीमेशन जनरेटेड
जो इंटीमेशन जो जनरेट होता है, ये आपका क्या होता है, इंटीमेशन जनरेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट शैल बी। जो आपका इंटीमेशन जनरेट हुआ है वो आपका एक तो होगा रेक्टिफिकेशन हो सकता है, यदि कुछ रेक्टिफिकेशन है, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक सेक्शन 154 में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए। पहला ये हो गया। सेकंड आपका आ गया अपीलेबल अंडर सेक्शन 246A, जो आपका अपील करते हो, ये जो आपका जो जो इंटीमेशन इशू हुआ है, डिमांड का जो इंटीमेशन इशू हुआ है, वो डायरेक्टली अपीलेबल होता है। या जो रिफंड का इशू हुआ है, आपके हिसाब से अधिक होना चाहिए था बट रिफंड हुआ है कम, ये डायरेक्टली आप सीआईटी अपील के पास अपील कर सकते हो। और क्या होगा, जो आपका डिमांड नोटिस है, जो ये माना जाता है, यदि आपका डिमांड है तो माना जाएगा कि ये आपका 156 के अंदर में डिमांड है, और आपको ये पे का, और यदि आप डिमांड को पे नहीं करते हो विद इन 30 डेज, तो आपका सेक्शन 220 और 221, 220 जो इंटरेस्ट का है और 221 पेनल्टी है, ये दोनों ही एप्लीकेबल हो जाएगा। जब मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी में जब जाऊंगा तो 220 और 221 को मैं डिटेल में डील कर लूंगा। अब आप लोग समझ गए कि ये क्या होता है, 200A क्या होता है। जब आप रिटर्न सबमिट करते हो या करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट कर देते हो, आपने रिटर्न सबमिट किया, आपको लगा कुछ मिस्टेक है, आपने करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट कर दिया, तो रिटर्न या करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट करने के बाद एक इंटीमेशन इशू होता है। ये इंटीमेशन डिपार्टमेंट क्या सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली सबको प्रोसेस कर देता है। जो आपका अर्थमेटिकल एरर है उसको निकालता है, इनकरेक्ट क्लेम को निकालता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट को ऐड करता है, और 234E में जो आपका डिले इन फर्निशिंग ऑफ क्वार्टर रिटर्न हुआ है उसको ऐड करता है। उसके बाद जो आपका रिफंडेबल होगा, ये पेमेंट होगा, उसको निकालता है। उसको निकालने के बाद आपको इंटीमेशन इशू कर दिया जाता है। ये जो इंटीमेशन है, इसको आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि ये रेक्टिफिकेशन का केस है, एक मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, जो आप जाते ही बोल दोगे तो रेक्टिफाई हो जाएगा, उसके लिए कोई अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्या हो गया, जो ये आपका इंटीमेशन इशू होता है, ये डायरेक्टली अपीलेबल होता है 246A में, सीआईटी अपील के पास जाके आप इसको अपील कर सकते हो। यदि डिमांड नोटिस इशू हुआ है तो ये आपका अंडर सेक्शन 156 के अंदर में के अंडर इशू होता है, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का, यदि 30 डेज के अंदर में डिमांड नोटिस का पेमेंट नहीं करते हो तो ये आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 और पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 एप्लीकेबल हो जाता है। पेनल्टी 221 एप्लीकेबल हो जाता है। इज इट क्लियर? ये सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 201 के दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि यदि आपने टीडीएस नहीं काटा है और नहीं जमा दिया, वो पार्ट है। और दूसरा पार्ट है कि यदि टीडीएस आपने काटा है बट लेट से काटा है और लेट से जमा दिया है, तब आपके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा, ये उसको लेकर 201 सबसेक्शन 1 और 201 सबसेक्शन 1A, इस दो को लेकर हम डील करेंगे। पहले हम लोग डील करते हैं कि आपको टीडीएस काटना था, 201 सबसेक्शन 1 को लेकर डील करते हैं कि आपको टीडीएस काटना था बट आपने नहीं काटा, फेलियर टू डिडक्ट और फेलियर टू पे टीडीएस। यदि आपको टीडीएस काटना था और आपने नहीं काटा तो आपको तब आपको मान लिया जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, और आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 और पेनल्टी अंडर सेक्शन 221, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल होगा, 1% पर मंथ। जब से आपको जिस महीना से काटना था आप यदि नहीं काटे हो तो फ्रॉम द डेट द टैक्स वाज डिडक्टेबल और पेएबल, जब आपको टीडीएस पे करना था 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ से, तो जिस क्वार्टर में आपने नहीं काटा है उस क्वार्टर से आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा टिल द डेट ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। 220 में 1% पर मंथ के हिसाब से। और पेनल्टी क्या है, पेनल्टी आपको है कि जितना का टीडीएस आपने नहीं काटा था उतना पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है, उतना रुपए का पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है।
समझ गए। ये 220 और 221 इसके पीछे वाले भी स्लाइड में आया था, इसलिए हमें लगा कि इसको मैं आज ही थोड़ा सा बोल दूं तो अच्छा रहेगा। तो समझ गए। इस केस में क्या होगा, यदि आपको टीडीएस काटना था और आपने नहीं काटा, देन यू आर ट्रीटेड एज ए एसएससी इन डिफॉल्ट, और आपके ऊपर इंटरेस्ट 220 का और पेनल्टी 221 का लग जाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा, 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज सपोज टू बी डिडक्टेड। जिस दिन आपको काटना था उस दिन से 1% से लेकर जब ये ऑर्डर इशू होगा तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और पेनल्टी क्या होगा, सब्जेक्ट टू अमाउंट ऑफ टीडीएस, इसके ऊपर पेनल्टी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, बट आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे। एसएससी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स इफ सच पेई, यदि वो पेई ने क्या किया, हैज फर्निश्ड आरओआई, तो आपके ऊपर 220 और 221 एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि क्या होगा बताना, तो यदि आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे, यदि जो पेई था, आप तो पेयर हो और जिसको पे कर रहे हो वो आपका पेई है, यदि पेई ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम में उस इनकम को दिखा दिया, हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, और क्या होगा, हैज टेकन इनटू अकाउंट सच सम, has taken into account such sum for computing income in such return of income and has paid the tax due on the income declared by him in such ROI। समझ में आया। तो जो आपका पेई है उसने रिटर्न फाइल किया और उसको उसने अपने इनकम में दिखा दिया, और क्या हो गया बताना, और उसके ऊपर उसने टैक्स पे कर दिया, तब आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे। लेकिन फिर भी क्या होगा, आपका जो डिले हुआ इंटरेस्ट के कारण ना, तो वो तो पे करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट वाज डिले। आपने जो गवर्नमेंट का क्या हुआ, रिवेन्यू लॉस हुआ है, गवर्नमेंट का क्या हुआ, रिवेन्यू लॉस हुआ। आप यदि उस टाइम ही पे कर दिए रहते तो कोई इशू ही नहीं था, लेकिन जब वो रिटर्न फाइल किया है, जब पेई ने टैक्स पे किया है, उस ड्यूरिंग दैट पीरियड के लिए 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। देखिए, एंड द पर्सन फर्निश्ड अ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो उसने किया, जो पेई ने जो किया, उसके लिए क्या किया, उसने एक सर्टिफिकेट दे दिया। एंड द पर्सन फर्निश्ड अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए अब डील करते हैं सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A को लेकर। लेट आपने टीडीएस काटा था और लेट आपने जमा किया था गवर्नमेंट को, लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस और लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस, उसको लेकर क्या बोला गया है। उस केस में आपके ऊपर क्या इंटरेस्ट की इंप्लीकेशन आएगा, देखिएगा। उस केस में क्या था, यदि आपने टैक्स नहीं काटा है, तब क्या होगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आया। तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको टीडीएस के ऊपर में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और दूसरा क्या, आपने तो टीडीएस काट लिया पेई से, लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि आपने पैसा गवर्नमेंट का ले लिया बट गवर्नमेंट को नहीं दिया। गवर्नमेंट अपना पैसा छोड़ेगा नहीं, बदला आपसे ले लेगा। इसके लिए आपको क्या करेगा, पैसा तो आपसे लेगा ही, लेकिन उसके ऊपर आपका 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपसे टीडीएस इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। 1.5%, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से चार्ज करेगा। हम इसको लेकर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं अब क्या होगा। ये जो आपने जो लेट जमा दिया टीडीएस या लेट काटा टीडीएस, इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके 200A में इशू कर दिया कि कितना का इंटरेस्ट आपके ऊपर आएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि आपने टैक्स तो आपने नहीं काटा और गवर्नमेंट को जमा नहीं दिया। उस केस में क्या होगा, टैक्स आपने नहीं काटा और गवर्नमेंट को आपने जमा भी नहीं दिया। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 7 इयर्स का टाइम दिया जाएगा। मैं ये पहली वाले केस के लिए बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट केस, नॉट द सेकंड वन। टैक्स नॉट डिडक्टेड, टैक्स नहीं काटा गया, टैक्स आपने नहीं काटा था, टैक्स आपने नहीं डिडक्ट किया था पेई से। ठीक है, तब क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर नो ऑर्डर shall be made after the expiry of 7 years from the end of financial year in which payment is made or credit is given। समझ में आया। 7 साल के अंदर में ऑर्डर आपका इशू होगा।
7 साल के फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में आपने पेमेंट किया था या क्रेडिट किया था, जिस साल आपको टीडीएस काटना था आपने उस साल नहीं काटा, तो उस साल के एंड से लेकर नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंदर में आपके ऊपर ऑर्डर इशू हो जाएगा। होता क्या था कि लोग करते क्या थे कि लोग ने जब उसको पता चल गया कि मुझे काटना था मैं नहीं काटा हूं, तो 7 ईयर्स के अंदर में ऑर्डर इशू करना है, तो करते क्या थे लोग, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट कर देते थे। जब वो 7 ईयर्स का एंड होने वाला उस समय सबमिट कर देते थे, ताकि डिपार्टमेंट फर्दर कोई एक्शन नहीं ले सके, क्योंकि 7 ईयर्स का टाइमिंग दिया गया था। अब इसको डिपार्टमेंट ने नोटिस किया और ये अमेंडमेंट लाया गया, और 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड अंडर प्रोविजो टू सेक्शन 203 व्हिच एवर इज लेटर। समझ में आया? अब क्या हो गया, अब जो लोग जो चालाकी करते थे कि 7 ईयर्स कंप्लीट होने में 3 महीना बचा है, उस समय आपने फाइल कर दिया, क्या 1 महीना बचा है, उस समय आपने फाइल कर दिया, आपने करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर दिया और उसको आपने दिखा दिया, ताकि फर्दर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट का इम्प्लीकेशन गवर्नमेंट इशू नहीं कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में सिर्फ 7 ईयर्स ही है, तो 7 ईयर्स जब निकल जाएगा तो वो इशू कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लोग ऐसा करते थे, गवर्नमेंट ने इसको नोटिस किया और फर्दर 2 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया। कब से? जिस दिन आपने करेक्शन स्टेटमेंट पास किया है उससे 2 साल या फिर 7 ईयर्स कंप्लीट व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा। समझ गए इसको? अभी देखिए, ये जो आपको जो मैंने कहा था, ये जो टाइम लिमिट दिया गया है, ये उसी के लिए टाइम लिमिट दिया गया है जहां पर आपने टैक्स पेई से नहीं लिया था और गवर्नमेंट को नहीं दिया था, उसी के लिए 7 ईयर्स है। बट जहां टैक्स आपने पेई से ले लिया और गवर्नमेंट को नहीं जमा दिया, वो उसका तो ऑर्डर कभी भी इशू हो सकता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। आपने चोरी किया है, आपने पेई से तो पैसा ले लिया बट गवर्नमेंट को नहीं दिया, ये आपका डिफल्केशन ऑफ गवर्नमेंट मनीज है, इसके लिए कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता। समझ गए आप लोग? However, no time limit have been prescribed for passing order under section 201 where the deductor has deducted but not deposited the tax deducted at source, as this would be a case of defalcation of government dues। ये गवर्नमेंट ड्यूज का डिफल्केशन है, इसलिए इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। याद रखिएगा, यदि आपने टीडीएस काट लिया है और आपने जमा नहीं दिया है तो कभी भी इसका पीछा आपको कर सकता है, इसके ऊपर कभी भी आपके ऊपर ऑर्डर इशू हो सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आगे देखिए, द एम्प्लॉयर हैज फेल्ड टू पे टैक्स होनली और पार्टली अंडर सेक्शन 192(1), और कब एप्लीकेबल नहीं होता है? मैंने क्या कहा था, जो टैक्स ऑन परक्यूजिट, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जो टैक्स ऑन परक्यूजिट होता है उसके ऊपर मान लो यदि ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसके ऊपर जो परक्यूजिट के ऊपर जो टैक्स होगा वो एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय पे नहीं करेगा, और एम्प्लॉयर ने यदि नहीं पे किया इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, यदि आप नॉन रेसिडेंट को पे करते हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, यदि आप नॉन रेसिडेंट को पे करते हो बिना टीडीएस के, तो इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। द डिडक्टी इज नॉन रेसिडेंट एज इट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट से टैक्स रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आप लोग समझ गए, ये जो 7 ईयर्स और 2 ईयर्स फ्रॉम करेक्शन स्टेटमेंट, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? जहां पर टैक्स आपने काट लिया और गवर्नमेंट को जमा नहीं दिया वहां पर। दूसरा क्या होगा, जहां एम्प्लॉयर फेल कर गया 192(1)(a) में और टैक्स जमा नहीं किया वहां पर। और तीसरा क्या है, यदि आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया विदाउट टीडीएस, तो इसका भूत आपको कभी भी पकड़ सकता है, ये आपका पीछा करता रहेगा और कभी भी आपको बोल सकता है 7 साल 10 साल 50 साल 99 ईयर्स के बाद भी आपके ऊपर ये लीगल नोटिस आ सकता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी पेज ₹5 लाख टू टैक्स लिमिटेड without deducting TDS on 10/10/20. The company files quarterly return on TDS on 15/1/21. कंपनी ने क्या किया, टैक्स लिमिटेड को पे किया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, 10-10-20 को पे किया और अपना आईटीआर फाइल कर दिया। तो बताओ कब तक ऑर्डर इशू हो सकता है? 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड।
तो क्वार्टर रिटर्न क्या होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपने रिटर्न कब फाइल किया 15/1/21 को, मैंने आपने जनवरी 2021 में आपने फाइल किया, तो मार्च 21 के बाद देख लीजिए 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 7 ईयर्स 31 मार्च 2028 के बीच में आपका ऑर्डर इशू हो सकता है। ऑर्डर कैन बी पास्ड अप टू 31 मार्च 2028, विद इन 7 ईयर्स हो गया। अ कंपनी पेज ₹5 लाख टू टैक्सएक्स लिमिटेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस ऑन 10/10/20। द कंपनी डज नॉट फाइल क्वार्टरली रिटर्न ऑफ टीडीएस। कंपनी ने क्या किया, टैक्सएक्स को पे किया बिना टीडीएस काटे हुए, और कंपनी ने टीडीएस रिटर्न भी सबमिट नहीं किया। तो यदि टैक्स नहीं काटे हो तो कोई बात नहीं, उसका लिमिट 7 ईयर्स ही है। यदि आपने टैक्स नहीं काटे हो तो 7 साल तक आपका पीछा कर सकता है, 7 साल के अंदर आपके ऊपर नोटिस इशू हो सकता है। तो ऑर्डर कैन बी पास्ड अप टू 31 मार्च 2028। अभी देखिए, अ कंपनी डिडक्ट टीडीएस बट नॉट डिपोजिट टीडीएस। कंपनी ने क्या किया, टीडीएस तो काट लिया, डिडक्टर ने क्या किया, टीडीएस काट लिया, बट गवर्नमेंट को नहीं दिया। ये क्या है, ये तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कभी भी आपको पकड़ सकता है। देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर पासिंग द ऑर्डर। द ऑर्डर कैन बी पास्ड एट एनी टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स। A company pays ₹10 lakh to non-resident। नॉन-रेसिडेंट को 10 लाख पे किया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। उस केस में भी क्या होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं, देयर इज नो टाइम लिमिट। लेकिन क्या होगा, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर पासिंग द ऑर्डर। द ऑर्डर कैन बी पास्ड एट एनी टाइम। यदि एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, यदि जो नॉन रेसिडेंट है उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें उसने उस इनकम को दिखा दिया और एक सीए से सर्टिफिकेट ला के दे दिया कि हमने दिखा दिया, तब जो पेनल्टी था 221 का वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है 1% पर मंथ वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी देखिए, अ कंपनी एग्रीज टू बियर टीडीएस ऑन द नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट गिवन टू इट्स एम्प्लॉइज। द कंपनी डज नॉट पे टीडीएस। उस केस में क्या होगा, टीडीएस पे ही नहीं कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पर, इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं। द ऑर्डर कैन बी पास्ड एट एनी टाइम। अभी देखिए एग्जांपल के थ्रू, देखिए, अ कंपनी मेक्स पेमेंट ऑन 10th जून 2020 बट डज नॉट डिडक्ट टीडीएस। समझ में आया, कंपनी ने मेक्स पेमेंट ऑन बट डज नॉट डिडक्ट टीडीएस। द कंपनी फाइल्स। अब देखो, कंपनी ने क्या किया, पे किया बट टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, 7 साल तक आपका भूत पीछा करेगा, 7 ईयर्स तक आपके ऊपर नोटिस इशू हो सकता है। कंपनी फाइल्स क्वार्टरली रिटर्न ऑफ टीडीएस ऑन 31 जुलाई 2020, ठीक है। द कंपनी द पेई हैज नॉट इंक्लूडेड द सेड सम इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। और पेई ने भी इसको रिटर्न ऑफ इनकम में सबमिट नहीं किया, तब क्या होगा, तब ये एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। और करेक्शन स्टेटमेंट के, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर दिया। द कंपनी फाइल्स करेक्शन स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न ऑन 1/1/2028। देखो, जैसे इसका लास्ट डेट कब हो रहा था, 31 मार्च 2028 को हो रहा था, तो ये क्या किया, चालाकी के साथ इसने जनवरी 2028 में करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर दिया। अपना जो टीडीएस रिटर्न था उसके ऊपर उसने उसको करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर दिया। और कब किया, जस्ट टाइम पीरियड खत्म होने से 2 महीना पहले, ताकि डिपार्टमेंट 201 के अंदर में इसके और इंटीमेशन इशू नहीं कर सके, क्योंकि 7 साल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तब मैंने क्या कहा था, रिसेंटली क्या किया गया है, रिसेंटली ये इशू किया गया है, जो आपको टाइम लिमिट क्या किया, एक्सटेंड कर दिया गया, जिस दिन करेक्शन स्टेटमेंट पास किए उससे 2 साल तक। द पेनल्टी ऑर्डर, देखिए क्या लिखा है, द पेनल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 201(1) कैन बी पास्ड अप टू 31 मार्च 2028 और 31 मार्च 2030। जिस दिन आपने करेक्शन स्टेटमेंट फाइल किया उस इंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 2 साल के अंदर में व्हिचएवर इज लेटर, देयरफॉर पेनल्टी ऑर्डर कैन बी पास्ड अप टू 31 मार्च 2020। जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑर्डर होगा 201 में, वो आपका 31 मार्च 2020 तक पास हो सकता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल 1 to 6 के थ्रू पूरा के पूरे पॉइंट को मैंने समझाने का कोशिश किया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि डिटेल मैंने
डिस्कस किया है 200 ए को, 201 को और 201 ए को। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में बताइएगा। कोई यदि क्वेरी हो तो मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, यू कैन सेंड क्वेरी ऑन माई मेल ऑल्सो, आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू वेरी मच।